बहुत डेंजरस मोमेंट है इस पूरे 3 साल का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं। अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए ही इज डन 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% रहा है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन बनाने क्या यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा? एक बात बस कहना चाहूंगा, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात वो बोलो। ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफ कोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%। ही सेज नो बॉस, 5% मिनिमम जीडीपी का चाहिए डिफेंस बजट। ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने बोला है। तो आज की तारीख में यूरोप में होड़ लग गई है हथियार खरीदने की। सब लोग हथियार जमा कर रहे हैं और सबको पता है यूक्रेन के बगल में क्या, आप मैप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप मैप देख लीजिए, रशिया में जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके बगल में कौन सा देश है आप ये देख लीजिए। रशिया गोज राइट इनटू यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर घुस रहा है वो। ईस्टर्न यूरोप के अंदर रशिया इतना बड़ा है। तो अगर रशिया का ये जो आप कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर, ये कम से कम यूरोप वॉर तो हो ही जाएगा। और वो लोग भी मानते हैं। और पहले जो यूरोपियन कंट्रीज, भाई साहब, जो ये कहती थी ना कि प्राइमरी थ्रेट चाइना है और सेकेंडरी थ्रेट रशिया है, अब वो लोग रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। कह रहे हैं यार ऐसा ना हो कि प्राइमरी थ्रेट रशिया ही हो। चाइना तो जब होगा, चाइना क्या करेगा? सस्ते माइक्रोवेव बेच देगा, आपका माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का मार्केट खराब कर देगा। कुछ आपसे इंटेलिजेंस की चीजें, आईपी वाली चीजें चोरी कर लेगा। और चाइना क्या करेगा? रूस तो वहां पे पहुंचा है, बम मार रहा है। कल बम मार सकता है रशिया, कल बम मार सकता है रशिया। पश्चिमी देशों में फिर से विश्व युद्ध का डर। योगोव के ताजा सर्वे ने सबको चौंकाया। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वर्ल्ड वॉर संभव है, जबकि 76% ने माना कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा। और अगर ये होगा तो फिर समझ लीजिए कि कैटास्ट्रॉफी क्या होगी, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी ऑन, ये और भड़क जाएगा। लेकिन ये पहले से चल रहा है, कम ज्यादा ये चल रहा है और देश भी कम ज्यादा इसमें मुलव्विस हैं पहले से। क्या मेजर आप भी मानते हैं ये बात? ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज, जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना इसको, ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा 370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। आज की तारीख में हुआ। पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात
तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर, बीच में तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर के, किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी न किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी गोल्डन डोम की काट निकालने में जुटा चीन। चीन ने नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे चीनी विमान और मिसाइल। चीन ने दावा किया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मिसाइलों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा। चाइना के संदर्भ में तो वैसे मुझे ये लगता है कि वो स्टेल्थ, उनका कितना स्टेल्थ होगा मालूम नहीं, लेकिन इतना हर एक चीज के इर्द गिर्द इतनी धुंध और फॉग होता है कि वैसे ही हर चीज वहां स्टेल्थ ही होती है, उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है दुनिया। नहीं, मैं दिनेश आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की डे वन से स्ट्रेटजी रही है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, बताना ही नहीं किसी को क्या चल रहा है। सब लोग सोचते रहते हैं अरे J-35 ऐसा होगा, J-20, किसी ने देखा नहीं है वो, ठीक है। दूर से शो में अगर कोई शो हो गया कहीं पे, एयर शो, उधर देख लिया, किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है। तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना 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 की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात आपने गोल्डन डोम, जो गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा, क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना, तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता अगर होता तो? सही बात, होता तो सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो, वो जैसे शादियों में होते हैं ना ड्रोन जो खींचता है कि हाँ। मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर, ड्रोन गए ऊपर, सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखिए ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है। स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया। जी दिनेश, ऐसा है अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं, अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके ये दिन आए हुए हैं। अब उग नहीं रहा सूरज, अब उग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, उगता कम है सूरज, और सूरज कम उग रहा है। तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, और हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास है, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे। और दूसरी, आप लैंड से साइलोज में हैं, तो साइलोज फिक्स होते हैं, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। और तीसरी शक्ति है आपकी पनडुब्बियों की, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि पनडुब्बियों में क्या होता है कि वो कहाँ है, वो बहुत एक जो जान उस पनडुब्बी में है और बहुत कम चेन ऑफ कमांड को पता रहता है। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी सबको नहीं पता रहता है, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर पता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपकी परमाणु शक्ति है, तो जब सब कुछ नष्ट हो गया, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपके साइलोस पर अटैक हो गया है, तब पनडुब्बी से निकलेगा। तो इसलिए ट्रायड ये अश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास है। अभी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट यूज में, तो इसको अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, परमाणु वाले जो पहलवान हैं, उन परमाणु वाले पहलवानों में दो तरह की कैटेगरी है। एक परमाणु का पहलवान वो है जो किसी तरह एक थप्पड़ तो मार लेगा, लेकिन दूसरा थप्पड़ फिर से चलाने की या दूसरा दांव मारने की उसमें ताकत नहीं है।
लेकिन वो न्यूक्लियर ट्रायड वाले, जिनमें हिंदुस्तान भी एक है, वो देश हैं जिनमें लगातार 1, 2, 3, 4 थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी। तो वो जो एक थप्पड़ लेके आया है, वो लेके तो आया है परमाणु वाला, लेकिन एक ही चला पाएगा, उसके बाद नहीं चला पाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं सर? हाँ, बिल्कुल अब ये देखिए, हमने यहां पर ये एक अंदाजा अभी वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की है मेजर गौरव आर्य। क्या इस तरह से बंटवारा होगा देशों का? क्या एक तरफ ही, और ये स्पेशल ग्राफिक बनाया है, बहुत कमाल का ग्राफिक है, इसके लिए हमारी टीम को साधुवाद। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, क्या ये एक तरफ होंगे? क्या चीन, बेलारूस, सीरिया, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दूसरी तरफ होंगे? क्या ये आइडिया लगता? अगर ऐसा होगा जी, तो फिर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि हम अपना नाम किस तरफ कैसे देखें। जी, मैं आपको बता देता हूं दिनेश, ये ऑलरेडी है, ये होगा नहीं है आज की तारीख में जी। और एक लूज कोएलिशन ऑलरेडी बन चुका है। नेटो क्या है? नेटो तो वही है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन जी पे। जी जी जी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, वही तो है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि सबसे बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो चाइना है और सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर रशिया है वहां पे, और ईरान, ये जितने भी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूं भारत कहां है। G20 जब हुआ था, भारत ने बोला था कि अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उसको परमानेंट मेंबर बनवाया, मोदी जी ने जब स्पीच दी। भारत ये कह रहा है कि ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हम अपने साथ हैं। और भारत कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है जहां पे एक तरफ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं। भारत भी है। भारत अपने आप में एक उभरता सुपर पावर है और भारत अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके चलेगा, इसलिए तो भारत इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी फौज में, आर्मी, ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है भारत। गौरव जो कह रहे हैं उसी को मैं सपोर्ट करता हूं कि ये जो हमने बाइनरी दिखाई है, तो ये बाइनरी नहीं है, दिस इज ट्राइनरी। अच्छा। 3 लेग्स, ओह। एक लेग पे भारत भी तो है, हाँ, और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। राइट। हमारे जो ईस्ट लुक पॉलिसी थी, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कनेक्टेड लोग हैं। तो ये सब भी तो एक, उनका भी तो एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर जो सुपर पावर्स, कथित बड़ी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि दुनिया बस 2 खेमों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के हिसाब से जितने खेमे जरूरी होंगे और जितनी परतें, जितना लेटरल होना जरूरी होगा, भारत वो करेगा।